दोस्तों अगर बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तो यकीन मानो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से है रोटेशनल मोशन के, सेंटर ऑफ मास भी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी। इसको थोड़ा फील करते हैं आज बहुत ज़्यादा। पहली बात डेफिनेशन देख लें क्या कहता है। आसान शब्दों में समझते हैं ना, भगाओ डेफिनेशन को। ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी रुकावट क्रिएट करना चाह रहा है ड्यूरिंग रोटेशन मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कितनी रुकावट, कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है अपने रोटेशन मोशन में चेंज होने से। मतलब फॉर एग्जांपल ये जैसे ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या करेगा, वो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये अपने रोटेशनल मोशन में जो चेंज है, जो चेंज आ रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी तेज रोटेट कर रहे हो, कभी हल्के रोटेट कर रहे हो, तो उसमें कितनी रुकावट पैदा करेगा वो बताता है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आसान शब्दों में अगर एक डेफिनेशन देखेंगे तो इसको हम एंगुलर मास भी कह सकते हैं। ये डेफिनेशन मैंने कहाँ से ली है, आपको आम बुक्स में नहीं मिलने वाला। रेस्निक हेलिडे वॉकर एक बुक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट वर्जन, वो पढ़िएगा। फिजिक्स की वन ऑफ द बेस्ट बुक है ऑल ओवर वर्ल्ड। उसमें डेफिनेशन है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एंगुलर मास। और एक मैं आपको बता रहा हूँ लिंक करने के लिए। आपको मालूम है किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप उठाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी बैग को उठाया, मुझे भारी लगता है ना, लेकिन अगर उसी बैग को उठा के आप ऐसा रोटेट या ऑसिलेट करना शुरू कर दो, आप फील करोगे कि आपको मास जो उसका फील हो रहा है ना वो कम हो रहा है। आप ध्यान देंगे, इस बात को नोटिस करेंगे कि अगर उसी बैग को आप सीधा उठाने के बजाय आप ऐसे उसको रोटेट करना शुरू कर दो, तो उसका जो मास आपको फील होगा ना वो एक्चुअल मास से हमेशा कम होगा। यही आपने देखा होगा, जो वर्कर्स होते हैं आपके घरों पे सिलेंडर लेकर के आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सिलेंडर को डायरेक्ट ऐसे नहीं उठाते, ये मतलब ऐसे उठा के ले जा करके ऐसे नहीं रखते, वो उठाएंगे ऐसे कर पाथ फॉलो कराएंगे और यहाँ से यहाँ रख देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो नहीं पता, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसी का लग रहा है। जब भी कोई बॉडी रोटेट होती है ना, उसका मास जो हमको फील हो रहा है एक्चुअल में वो कम हो जाता है। तो अगर मैं आम भाषा में कहूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मास है जो आपको फील होगा, वो मास ऑफ द बॉडी जो कि आपको फील होगा ड्यूरिंग रोटेशन। ठीक है जी, ये मेरी डेफिनेशन है, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए आइए बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो मान लो कोई अजीबोगरीब सी बॉडी है, रोटेट हो रही है। अज्यूम कर लेते हैं अभी 4 पार्टिकल से मिलकर बनी है ये पूरी बॉडी, है ना, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, AOR इन शॉर्ट हम इसको कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अज्यूम कर लेते हैं 4 ही पार्टिकल से मिलकर बॉडी बनी है, बॉडी में 5वां कोई पार्टिकल नहीं है। तो मास m1 है एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 पर, मास m2 एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 पर है, ऐसे ही r3 m3 और m4। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, उसको आप देखेंगे कि m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 जितने डिस्टेंस पे है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस m3 जितने डिस्टेंस पे है उस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस 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 ऐसे अगर n पार्टिकल्स हैं तो mn rn स्क्वायर। इन जनरल मैथमेटिकल टर्म में ये जो सिग्मा का निशान लगाया, सबमिशन भी कहते हैं इसको, I से n, I टेंस टू 1 to n, है ना, और यहाँ mi ri स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब है I की वैल्यू पहले 1 1 पुट की जाएगी, नहीं m1 r1 स्क्वायर, फिर प्लस लगाया जाएगा, फिर 1 के बाद क्या आता है 2, फिर 2 2 पुट किया जाएगा m2 r2 स्क्वायर, फिर प्लस लगाया जाएगा, फिर 2 के बाद क्या आता है 3 m3 r3 स्क्वायर, फिर प्लस लगाया जाएगा। कब तक? जब तक आप n तक यहाँ पहुँच जाओ। मैं अगर यूनिट की बात करूँ, इसके यूनिट का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी फॉर्मूले की यूनिट क्या होगी, देखो मेन फॉर्मूले पे देखो यार, मास kg, डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, सब जगह एक ही बन के आ रहा है क्या। यूनिट की अगर बात करेंगे तो kg मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल मत जाइएगा, मजेदार पोर्शन तो अब शुरू हो रहा है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद नहीं होते ना, हम उन्हें चुटकियों में याद कर लेंगे और रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में सेट हो जाएगा। देखते हैं। आइए दोस्तों अब याद करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ रेगुलर बॉडीज़ की। रेगुलर बॉडीज़ मतलब ऐसी बॉडीज़ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होती हैं, जिनका क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है, और ऐसी बॉडीज़ जिनका मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है उनके सर्कमफेरेंस पे या उनके सरफेस पे या उनके वॉल्यूम। देखते हैं। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक छोटा सा ट्रिक है, ध्यान रखना, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद हो जाएंगे आपको। हर किसी की छोटी छोटी ट्रिक है। पहले हम निकालते हैं पार्टिकल की। एक पार्टिकल है m मास का आप लोगों के पास, है ना, यहाँ एक पार्टिकल है m मास का।
यूँ समझो कि एक लाइट वाली जो बॉल आती है ना, जो आपने देखा होगा, जो दिल्ली के लोग हैं इंडिया गेट वगैरह में मिलती है, अगर आप वो रस्सी खींच के घुमाते हो उसको तो बॉल में लाइट जलती है। या कोई पत्थर एम मास का, उसको आपने आर रेडियस या कुछ लेंथ के धागे से बांध के ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है। तो एक पार्टिकल अगर रिवॉल्व करेगा, पिछले अगर आप टॉपिक पे जाओगे जो अभी किया था हमने m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर, वहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स थे। अगर एक ही पार्टिकल हो तो क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर, दूसरा पार्टिकल ही नहीं है तो 0 + 0 + 0 चलता रहेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ जो आना है पार्टिकल का, यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना है वो क्या हो जाएगा जी, mr स्क्वायर, सिंपल यही होगा ना, प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर किया था, वहाँ पे डिफरेंट पार्टिकल्स थे, बट यहाँ पे मात्र एक ही पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा अपनों पे, mr स्क्वायर। बात करेंगे रिंग की, तो मैं उसी एग्जांपल लूंगा जो मैंने बॉल आपसे कहा, जिसको घुमाते हैं तो लाइट जलती है। एक बात बताओ, उस बॉल को जब मैं घुमा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है ना कि लाइट की रिंग फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। या अगर आप अगरबत्ती को भी लेके उसके टिप को देखोगे और ऐसे गोल घुमाना शुरू कर दोगे तो ऐसा लगेगा कि लाइट की रिंग बन चुकी है ना। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या वहाँ पे कहीं एक्स्ट्रा लाइट आई कहीं से? नहीं ना, लाइट तो उतनी है, लेकिन रोटेशन की वजह से उसने एक रिंग का शेप ले लिया और अमाउंट भी उतना ही है लाइट का, एक्स्ट्रा लाइट तो नहीं आया। तो वहीं मैं इस पार्टिकल को जब घुमाऊंगा जिसका मास m है, जब मैं रोटेट करना शुरू करूंगा तो वही m मास ही तो है ना जो पूरे रिंग की शेप ले रहा है। क्या इसमें कोई फर्क है? यहाँ पार्टिकल था एक पॉइंट पर, उसको रोटेट करा, जब रोटेट करोगे तो ऐसे ही तो लगेगा ना कि m मास की रिंग फॉर्म हो चुकी है। उतने ही मास की मैं उतने रेडियस का एक रिंग लेकर के आऊँ, उसको घुमाऊँ, और उतने ही मास और उतने ही रेडियस का एक पार्टिकल लेकर के आए, आर रेडियस का धागे से बांधे घुमाना शुरू कर दे। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब गोल घूमेगा तो मास क्या हो रहा है, सर्कमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूट। उस रिंग जो है, रिंग का मास क्या हुआ, सर्कमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जगह जगह। और ये पार्टिकल भी जब घूमेगा तो यही m मास हर जगह घूम रहा है ना, यही m मास क्या होगा, इस पूरे गोलाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ जो आपको मास फील होगा ड्यूरिंग रोटेशन और यहाँ जो मास फील होगा ड्यूरिंग रोटेशन, उसमें कोई फर्क नहीं रहने वाला, दोनों बिल्कुल सेम है। तो यहाँ भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रहेगा बच्चों, वो क्या रहेगा, mr स्क्वायर। यहाँ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास mr स्क्वायर ही आने वाला है। अगला जाते हैं हॉलो सिलेंडर पे। एक बात बताओ, हॉलो सिलेंडर मास है रेडियस आर, इस रिंग को ऊपर से देखो, इस हॉलो सिलेंडर को ऊपर से देखो, क्या आपको दोनों में कोई भी फर्क नजर आ रहा है? नहीं ना, बिल्कुल डिट्टो सेम मास सेम रेडियस सेम, दोनों को ऊपर से देखोगे दोनों आर पर नजर आ रहे हैं। इसका भी मास क्या है जी, खाली इसके सर्कमफेरेंस में डिस्ट्रीब्यूट, इसका भी मास क्या है, सिर्फ इसके सर्कमफेरेंस में डिस्ट्रीब्यूट। तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है, सेम है, आनेगा सेम बिल्कुल आने वाला है। आप इसको ये समझो ना, बस इस रिंग को पकड़ के मैंने क्या करा, खींच दिया। वो सिलिंकी देखिए ना, स्प्रिंग से आता है, रंग बिरंगा सा खेलते हो तो क्या है, सामने से देखोगे तो एक रिंग है, पकड़ को खींच दो तो वही एक सिलेंडर बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर। तो मास सेम, रेडियस सेम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इनका सेम रहेगा। तो यहाँ भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है mr स्क्वायर, कोई चेंज नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इन तीन को रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, जो एक पार्टिकल का है वही रिंग का है वही हॉलो सिलेंडर का है। अच्छा एक चीज़ और, ये जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल रहे हैं ना, देखो हम अगर अलग अलग एक्सिस के बाद रोटेट करेंगे, जैसा कि मैंने कहा ना, डिपेंड किस पे कर रहा है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, है ना, मेरे पास ये एक कवर है मेरा फ़ोन का, अगर मैं इसको बीच से रोटेट करता हूँ, बीच से, तो देखो जो मास, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूँ ना, आपको दिखाऊँ, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूँ इस तरीके से बीच से, ठीक है, ऐसे या इससे, अच्छा ये देखो ना, अगर मैं इसको बिल्कुल बीचों बीच से रोटेट करूँ, बिल्कुल बीचों बीच से, तो देखो मास क्या है, इसका चारों तरफ बटा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का चारों तरफ बटा है। तो जो मुझे मास फील होगा उस केस में, इस केस में जो मास फील होगा उसमें क्या हो रहा है, जो मास है चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है, चारों तरफ। लेकिन अगर मैं इसको बीच से रोटेट करने के बजाय साइड से रोटेट करूँगा तो अब सारा मास एक तरफ आ गया। तो अब शायद रोटेट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है पूरा का पूरा एक तरफ हो गया। लेकिन वहीं अगर मैं बीच से रोटेट करता तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चारों तरफ फैला होता। तो जो आपको मास फील होगा ड्यूरिंग रोटेशन, वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कितना है। तो अब मैंने कहा ना, एक्सिस की बात करी मैंने यहाँ पर, एक ये है सेंटर एक्सिस, बॉडी तो वही है, मास चेंज नहीं हो रहा, और साइड वाइड बॉडी की वही है, लेकिन सेंटर से रोटेट करूंगा तो मास कुछ और फील होगा। इसको अगर मैं साइड के अबाउट रोटेट करूंगा तो मास कुछ और फील होगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा मास एक तरफ ही आ गया है।
इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जिम में जब जाते हैं ना जी वो बड़े बड़े रॉड्स उठाते हैं, तो 20 kg मैंने 10 kg की प्लेट ली, मैंने दोनों तरफ लगा दिया, ठीक है। अब उनको उठा रहा हूँ, उठाना मेरे लिए आसान है। और वहीं क्या करूँ मैं, पूरा 20 kg एक तरफ कर दूँ, 10 kg में एक तरफ कर दिया और 210 kg भी लगा दिया, अब उठा रहा हूँ तो मुश्किल होगा ना, क्योंकि एक तरफ लोड बढ़ गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास प्रॉपर नहीं है, सारा मास एक तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पे भी डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कितना है, उसके लिए इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो। मिड से करूंगा तो मास चारों तरफ फैलेगा, कॉर्नर से रोटेट करूंगा सारा मास एक तरफ आ जाएगा। तो ये जो हम निकाल रहे हैं ना, ये हम कौन सी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, वो हम निकाल रहे हैं उस एक्सिस के अबाउट जो इनके सेंटर से पास हो रही है और सरफेस के परपेंडिकुलर है। इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये जो एक्सिस है ये क्या है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन और नेचुरल एक्सिस या मीन एक्सिस। इसको हम ये भी कहते हैं कि जो एक्सिस है पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन या सरफेस, इसी को हम नेचुरल एक्सिस भी कहते हैं और मेन एक्सिस भी। तो ये जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर रहे हैं वो हम सारे नेचुरल या मेन एक्सिस या एक्सिस पासिंग थ्रू सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन के अबाउट याद कर रहे हैं। बाकी हम निकालना सीखेंगे अलग अलग थ्योरम्स है, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस। आइए इधर आते हैं, डिस्क की बात करें तो अब इसको रिलेट नहीं कर सकते जी, क्योंकि फर्क आ गया। रेडियस सेम, मास सेम है, शेप भी सेम है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का फर्क है। यहाँ जो मास है बच्चों, यहाँ पे सारा का सारा मास क्या है, सिर्फ इसके सरकमफेरेंस पर ही डिस्ट्रीब्यूट है और कहीं नहीं है। मास यहाँ पे सरकमफेरेंस पर ही डिस्ट्रीब्यूट है। अब खुद बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जितना ज़्यादा होगा उसको रोटेट करना उतना आसान होगा, उसका मास हमें उतना कम फील होगा ना। लेकिन अगर वहीं मैं क्या करूँ, इसके बीच वाले पोर्शन को भी भर दूँ, एक डिस्क बना दूँ। अब खाली सरकमफेरेंस नहीं है, अब कुछ सरफेस भी है। तो अब जो मास है वो सिर्फ सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वो क्या है, सरफेस पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ ज़्यादा है, तो रोटेट करने में इसको आसानी होगी। तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का आएगा, ये तो पक्की बात है रिंग से कम आने वाला है। उसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या, mr²/2। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का। सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे, फिर से देखो डिस्क को पकड़ के खींच दो, इन दोनों में कोई फर्क है क्या? दोनों को ऊपर से देखो आप, बिल्कुल सेम नजर आएंगे, मास सेम रेडियस है। ये यूं कहूं कि डिस्क को पकड़ के खींच दो तो सॉलिड सिलेंडर ही तो बन जाएगा। तो यहाँ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहने वाला है आपके पास, mr²/2। ठीक है जी। बात करेंगे हॉलो स्फीयर की, अंदर से खोखला है, बॉल है, फुटबॉल है, m मास, रेडियस r दिखानी मैंने, इसका मास m है और रेडियस इसकी r है। सॉलिड स्फीयर, इसका मास भी m है, रेडियस इसकी भी r है। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना आएगा वो याद रखना है आपको, फॉर्मूला डायरेक्ट 2/3mr²। ये आपके पास हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे तो एक बात बताऊं, सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हॉलो स्फीयर से कम होगा ज़्यादा? वीडियो पॉज करके सोचिए। देखो सॉलिड स्फीयर में क्या हो रहा है और हॉलो स्फीयर में क्या हो रहा है, मास है, रेडियस दोनों का बराबर ले रहे हैं ना, मास दोनों का सेम है। लेकिन यहाँ पर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो सिर्फ आउटर सरफेस पे है, लेकिन यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो आउटर सरफेस पे भी है और अंदर भी है। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, यहाँ मुझे मास कम फील होने वाला है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालेंगे तो I = 2/5 हो जाएगा mr²। 2/5, यहाँ 2/3 था, यहाँ 1/3 था और यहाँ ये उसका 1/5 हो रहा है। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास mr², 2mr²/5 आता है। रेक्टेंगुलर प्लेट की बात करेंगे जी, फिर से वही इस तरह की प्लेट है, एक्सिस बीच से जा रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, एक साइड A मान ली, एक साइड B मान ली, है ना। तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अपना आने वाला है दैट इज ma² + b²/12। इसको अपनों को डायरेक्ट याद रखना है। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूँ स्क्वायर प्लेट की, तो स्क्वायर प्लेट में और रेक्टेंगुलर प्लेट में क्या डिफरेंस है? वहाँ पे दो साइड अलग अलग है, यहाँ दो साइड बराबर है। तो इसी फॉर्मूले को उठा के अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो m
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय 12 कितना हो गया जी, 2m a स्क्वायर बाय 12। तो देखो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई अपनों पे, ma स्क्वायर बाय 6। ये मोमेंट ऑफ एनर्जी आ गया स्क्वायर प्लेट का। और एक और रह गया छोटा सा, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉलिड रॉड। सॉलिड रॉड की अगर बात करेंगे, कोई रॉड है हमारे पास, ठीक है जी, इसका कुछ लेंथ ले लिया हमने L, इसको अगर हम रोटेट करेंगे इसके मिड पॉइंट के अबाउट, तो यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है दैट इज ml स्क्वायर बाय 12। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आपको क्लियर हुए होंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ये क्लियर हुआ होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद आप रख पाएंगे रिलेट कर करके उन तीन का सेम, इन दो का सेम। और इसमें सिर्फ ये देखो कि इसका बड़ा इसका छोटा होना है। तो कभी कभी कंफ्यूजन होती नहीं कि यार 2/5 हॉलो का था या सॉलिड का था। बताया मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास देखो, हॉलो में खाली आउटर सरफेस पे है और सॉलिड में क्या है, अंदर अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट है बाहर भी डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होना चाहिए, तो 2/5 यहाँ आना चाहिए, 2/3 यहाँ आना चाहिए। रेक्टेंगल में क्या है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12। स्क्वायर का याद नहीं आ रहा तो बी स्क्वायर को भी a स्क्वायर कर दो तो ma स्क्वायर बाय 6 बन जाएगा। रॉड का खाली आपको याद रखना है ml स्क्वायर बाय 12। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके दो थ्योरम्स के साथ, दैट इज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।